Well, students, unfortunately, we are meeting after a long gap of time. इसके पहले हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। अब वो अगर देखें कहाँ तक चर्चा आई थी तो पहले बताएं, इसमें आपने हेल्थ को डिफ़ाइन किया था, इसके पहले डिजीज़ को जाना क्या था, लेकिन स्पेशली उसमें फोकस करें तो इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ में डिफरेंस से पूछा जाता है तो उसको आप बता लेंगे, जाने हैं, इसलिए वहाँ पर समय हम नहीं बिताना चाह रहे हैं। ऐसे कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग की जब बात आई थी, कितने टाइप के डिजीज़ हैं, तो उसको खास करके जो इन्फेक्शस डिजीज़ थी, वैसे तो कई काज आपने डिजीज़ का बताया कि ये जेनेटिक भी हो सकती थी, पैथोजेनिक भी हो सकती थी, न्यूट्रिशनल भी हो सकती थी, लेकिन जो स्पेशल क्लासिफिकेशन था वो इन्फेक्शस डिजीज़ का आपने जाना। और जो कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ थी उनको आपने पैथोजन के बेस पर कई कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। जैसे ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है लाइक टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। ऐसे ही वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड, पोलियो, प्रोटोजोअन डिजीज़, मलेरिया, अमीबियासिस। फंगल डिजीज़ का एग्जांपल है रिंगवर्म है, हेलमिंटिक डिजीज़ है, एस्कैरियोसिस। ढेर सारी ऐसी डिजीज़ हैं, तो उसमें आज हम चर्चा नहीं करते हैं, ये केवल रिव्यू के लिए हमने बता दिया। और इसमें चलते हुए हम पहुंच गए थे मलेरिया की चर्चा करते हुए कि जो प्रोटोजोआ से होती है और मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज एज कैरियर इसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचाती थी। और लास्ट में हमने इसके लाइफ साइकिल की चर्चा कर ली थी। तो अब आगे हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं, जो आपने जान लिया सब, उसमें से एक चीज़ आप नहीं भूलेंगे, जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं सबके एग्जाम्पल, बैक्टीरियल डिजीज़ के, वायरल डिजीज़ के, प्रोटोजोअन डिजीज़ के, फंगल डिजीज़ के और ऐसे हेलमिंटिक डिजीज़, तो मिनिमम आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे इतना ज़रूर जानते रहेंगे। तो अभी आपने बैक्टीरियल पढ़ा था, तो फिर से बता दें, टाइफाइड, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया एंड बैक्टीरियल डिसेंट्री, प्लेग, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई। और वायरल डिजीज़ में आपने कॉमन कोल्ड स्पेशली पढ़ा, पोलियो पढ़ा, प्रोटोजोअन में मलेरिया और अमीबियासिस को आपने जान लिया। अमीबियासिस का मतलब एंट अमीबा, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, ये काज करता था। अब हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर शायद थे, चलिए अमीबियासिस की बात करते हैं। ठीक, लाइफ साइकिल के बाद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये यहाँ से यहाँ कट जा रहा है टर्म, नहीं तो अब अगर इसकी बात करें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन व्हिच काज अमीबियासिस आर अमीबिक डिसेंट्री। तो एंट अमीबा से डिफरेंट है, अमीबा फ्री लिविंग है और एंट अमीबा भी यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन है, लेकिन ये पैरासाइट है। वैसे इसकी 3 वैरायटी हैं एंट अमीबा की, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवलिस, एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में रहता है, जो मोस्टली हार्मफुल नहीं है। एंट अमीबा जिंजीवलिस माना जाता है पायरिया काज करता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये डिसेंट्री काज करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन कि इनर वॉल को डैमेज कर देता है और इसका जो इफ़ेक्ट होता है उसी को हम अमीबियासिस कहते हैं या अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। और इसका सिम्पटम क्या है, देखें, ये सिम्पटम में यहाँ से सिम्पटम ऑफ द डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। क्रैम्प्स मीन्स अंडर पेट में ऐठन होती है, दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, तो स्टूल के साथ, फीसेस के साथ ब्लड का भी सिक्रेशन होता है। तो ये जिसको आम भाषा में पेचिस कह लेते हैं, तो इसी को हम अमीबिक डिसेंट्री या सिंपली बिकॉज इट इज़ जनरली काज्ड बाय एंट अमीबा, इसलिए इसे अमीबियासिस भी कहते हैं। चलिए आगे अब चलते हैं। दूसरी टाइप के डिजीज़ जो हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़ के बाद हम आते हैं फंगल डिजीज़ पर। फंगल डिजीज़ का एग्जाम्पल यहाँ कमी दे करके सीधे एस्कैरियोसिस दे दिया, क्या है इसमें, चलिए अच्छा ये हो गया एस्कैरियोसिस। जैसे अमीबा में जो डिजीज़ काज करी उसको अमीबियासिस कह दिया गया, ऐसे ही एस्कैरिस
से काज्ड जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, उसे एस्कैरियोसिस कहते हैं। द कॉमन राउंड वार्म एंड बुचेरेरिया द फाइलेरियल वार्म। तो इसके पहले बता दें, ये हेलमिंथीज जो आपने पढ़ा है, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज। तो जो प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज फाइलम आपने पढ़ा एनिमल का पहले ही, उनसे जो डिजीज होती है उसे हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं या हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं। तो इस हेलमिंथिक डिजीज में आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, एस्के हेलमिंथस में एस्कैरिस, प्लेटी हेलमिंथिस में टीनिया या टेप वर्म पढ़े थे, और संयोग से दोनों डिजीज काज करते हैं। तो एस्कैरिस से जो काज डिजीज है, जो प्रॉब्लम, उसे एस्कैरियोसिस, और प्लेटी हेलमिंथिस में जो आपको पढ़ना है वो टीनिया सोलियम होता है, जो डिजीज काज करता है। लेकिन जिसको आपको पढ़ना है उसमें दो डिजीज है, एक तो एस्कैरिस से एस्कैरियोसिस, ये प्रॉब्लम बाय दिस, एंड सेकंड वन बुचेरेरिया, जो करता है फाइलेरियोसिस या फाइलेरियल काज करता है। तो दो आपने जान लिया, हेलमिंथ के एस्कैरिस से एस्कैरियोसिस और बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से ये होता है फाइलेरिया। इसको भी एक पर्सन से दूसरे में मॉस्किटो ले जाती है, जिसको क्यूलेक्स कहते हैं। सभी में जानते हैं फीमेल ही डिजीज काज करती है। तो आपको एस्कैरियोसिस और फाइलेरियोसिस जानना है। और फाइलेरियोसिस जिसका एग्जाम्पल दिखाया गया कॉमन लैंग्वेज में, ये डिजीज़ जो पैर फूला हुआ कंडीशन है, इसको गांव में हाथी पाँव भी कहते हैं, कुछ लोग फील पाँव भी कहते हैं, इसी को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली इसे क्लिनिकली फाइलेरियोसिस कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं। तो इसका जो रूट काज है वो ये है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बुचेरेरिया मलाई, ये दो स्पीसीज हैं बुचेरेरिया की। जानते हैं साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होता है, एक जीनस एक स्पीसीज, तो बुचेरेरिया तो जीनस हो गया, लेकिन बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई दो स्पीसीज हैं जो फाइलेरिया काज करती हैं। इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, जनरली पैर में देखते हैं। तो आपको जानना। और एस्कैरियोसिस, एस्कैरिस जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था, एस्कैरिस द कॉमन राउंड वार्म, इसका इंटेस्टाइन में इफेक्ट होता है, पैरासाइटिक काज, और इसकी भी अपनी लाइफ साइकिल है जिसको आपको नहीं जानना है। लास्ट में सिम्पटम क्या होंगे यहाँ पर देख सकते हैं एस्कैरियोसिस के। फाइलेरियोसिस में आप जान लिया, टांग में स्वेलिंग हो गई मैक्सिमम, और एस्कैरियोसिस की केस में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होती है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल प्रोसेस होता है, द एक्स ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेज, और ये फीसेज के साथ, मल के साथ इसके एक्स रिलीज होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, फिर जो वाटर या सॉयल में मिल जाते हैं, फिर जहाँ मिल जाए वही कंटामिनेटेड वाटर और सॉयल हो गया। इस कंटामिनेटेड वाटर और सॉयल के साथ फिर हेल्दी पर्सन में पहुँच जाते हैं, या कंटामिनेटेड वेजिटेबल से, फ्रूट से भी ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँच जाता है। तो अब आते हैं जो डिजीज़ के डिफरेंट टाइप थे वो हो गया। अब एक डिजीज और फंगल डिजीज़। तो फंगल डिजीज़ में आपको जानना है, जैसा दिया गया है कि मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवार्म। रिंगवार्म जिसको आप दाद कहते हैं, एक कॉमन बीमारी हो जाती है, जल्दी ठीक नहीं होती है, तो ये फंगल डिजीज़ है। ये आपको ध्यान देना किस कैटेगरी का है, और नाम जानना चाहेंगे तो फंगस तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो कॉमन फंगस है जो रिंगवार्म में दाद क्रिएट करता है, इसकी दो वैरायटी को मेंशन किया गया है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान रिंगवर्म के लिए जिम्मेदार हैं। और इसके करैक्टर के बारे में, पहचान के बारे में आपको जानना नहीं, खुद जान जाएंगे, जैसा कि दिया भी गया है। ये इन्फेक्शस डिजीज है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प आर द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। तो इसको जान लेने के बाद अब सीधे हमें आगे चलना है कि ये जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हैं या जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ इम्यूनिटी की बात आ गई, इस पर हम चर्चा करें। इसके पहले थोड़ा सा कॉमन
बता देते हैं प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या एफर्ट हो सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो जो हैं, नंबर 1 देखना वो डिजीज किससे होती है, कैसे फैलती है। अगर ये जान लेंगे, काज जान जाएंगे, तो प्रिवेंशन थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे आपने कहा कुछ डिजीज जो है फूड और वाटर से फैलती हैं, जैसे टाइफाइड है, अमीबियासिस है, एस्केरियासिस है। तो उस पर उसको से बचने के लिए क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज बता रहे हैं। पहले अब उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, गंदे पानी और खान पान से पहुँचते हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। इससे कैसे अपने को प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। तो साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एज वेल एज पब्लिक हाइजीन। तो सामाजिक तौर पर क्या किया जा सकता है, सामूहिक रूप से क्या एफर्ट हो सकता है, और पर्सनल साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे, और खान पान वाली जो वस्तु है उसको खुले में न छोड़ें। तो ये सब उपाय है जिससे हम फूड और वाटर से बच सकते हैं, इनको ढक के रखें। और दूसरी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, पैथोजन कहाँ हो सकते थे, वो थ्रू एयर पहुँचते थे, जैसे निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है। अब आज की डेट में तो कहा जा रहा है, जान लीजिए कि कोरोना भी एयर से कुछ हद तक पहुँच रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें भी वही पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, इसी तरीके से पब्लिक हाइजीनिक व्यवस्था होनी चाहिए, और जो क्लोज कांटेक्ट है पर्सन से उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और आज तो मास्क की बात कही जा रही है, लेकिन अगर वैसे भी मास्क पर ध्यान दिया जाए तो हमेशा के लिए कई एयर बार्न डिजीज से प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है। थर्ड कैटेगरी हम कहते हैं जो वेक्टर बार्न डिजीज़ हैं। वेक्टर बार्न का मतलब कि जो काज है, रूट काज, डिजीज काज करने वाला जो पैथोजन है वो किसी दूसरे एनिमल से, दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर पहुंचता है, उसी को वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर को भी कंट्रोल किया सकता है। जैसे आपने कहा कि मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो ये ऐसी डिजीज़ हैं जो वेक्टर बार्न डिजीज़ कही जाती हैं। इन डिजीज़ को काज करने वाले पैथोजन को कोई न कोई वेक्टर लेके जाता है। जैसे आपने कहा कि मॉस्किटो ने हेल्प किया इसमें, या रैट के जरिए प्लेग के बारे में कहा जाता है। तो इस तरीके से वेक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर वेक्टर नहीं होगा तो ये पैथोजन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को इरेडिकेट किया जाए, उनसे दूरी बनाई जाए, इनके ब्रीडिंग को चेक किया जाए, इनका ग्रोथ ना हो पाए, डेवलपमेंट ना हो पाए। और ऐसे ही मॉस्किटो नेट या मच्छरदानी लगाने की बात होती किया जा सकता है। पानी को कहीं ठहरने न दिया जाए। बहुत से जो हम बात कर रहे हैं स्पेशली जो मॉस्किटो बार्न, मॉस्किटो वर्क्स एज वेक्टर, इससे जो डिजीज होती है, ऐसे गैम्बूसिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये मछली है जिसको अगर वाटर रिजर्वोयर में पाला जाए तो मत्स्य पालन का काम तो हो ही रहा है, साथ साथ ये स्पेशली फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वाज, वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, तो वहाँ पर इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करके इनको ख़त्म किया जा सकता है, या सब नगर पालिका के लेवल पर बार बार फॉगिंग का अरेंजमेंट होता है, ये होना चाहिए। और ऐसे ही वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी कई डिजीज से बचा जा सकता है। और ये तो बचने की तमाम बातें हो गई। और अगर मान लीजिए इन्फेक्शस डिजीज हो ही जाती हैं तो लास्ट में ट्रीटमेंट करेंगे, और यू कैन से यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या अदर सपोर्टिव ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। अब हमें चर्चा करना है इम्यूनिटी से लेकर के। तो इम्यूनिटी पर आते हैं। इम्यूनिटी आप जान रहे हैं कि जो बॉडी हमारी है वो बीमार इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी को बीमारी से बचाने के लिए ऑलरेडी एक सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कह लेते हैं। वैसे तो हमको बीमार करने वाले एजेंट या कह लीजिए पैथोजन हमारी बॉडी में आते जाते रहते हैं, लेकिन वो बीमार हमेशा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पैथोजन आते हैं उनका एफर्ट होता है बीमार बनाना, और इम्यून सिस्टम का काम होता है बीमारी से बचाना। तो अब दो एजेंट एक साथ आ गए, एक तो हमारा इम्यून सिस्टम और उसमें कुछ पैथोजन घुस गए। अब कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। या तो पैथोजन सफल हो गया, इम्यून सिस्टम को हरा दिया तो डिजीज हो गई। अगर पैथोजन्स परास्त हो गए तो फिर बीमारी नहीं होगी।
इसीलिए कभी कभी क्या होता है, पैथोजन की एंट्री के कुछ दिन बाद सिम्टम दिखता है। जब रिजल्ट फाइनल होता है 4 दिन की लड़ाई के बाद हुआ, तब ये पता लग पाया। अब ये इम्यून सिस्टम किस लेवल तक काम कर सकता है, ये जनरली सब में पूरी तरीके से सिमिलर नहीं है। डिजीज से प्रोटेक्शन की जो पावर है इम्यून सिस्टम की, उसी को हम इम्यूनिटी कह लेते हैं। ये इम्यूनिटी थोड़ा सा डिफर कर सकती है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जान लीजिए इम्यूनिटी सिंपली क्या है, पावर ऑफ इम्यून सिस्टम। डिजीज से प्रोटेक्ट करने की बॉडी की जो पावर है वही इम्यूनिटी है। और ये इम्यूनिटी जो है ये आती कैसे है, तो यहाँ पर हम बताएं, ये इम्यूनिटी में स्पेशली 2 टाइप की इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सिंपल जो क्लासिफिकेशन है इम्यूनिटी का 2, इनेट इम्यूनिटी वो है जो कंजेनाइटल है, बाय बर्थ होती है। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है, जन्मजात ही वो इम्यूनिटी होती है, पावर होती है बॉडी की, वही इनेट है। एक्वायर्ड का मतलब जो इम्यूनिटी बॉडी में बाद में डेवलप होती है। खैर आगे इसकी चर्चा करेंगे। इनेट जो बाय बर्थ है वो कैसे है, क्यों है, ऐसे जो एक्वायर्ड है या जिसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये भी खैर 2 टाइप की होगी, एक एक्टिव होगी, पैसिव होगी, चर्चा बाद में करते हैं। अब बात यहाँ करनी है हमें कि जो इनेट इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी डिजीज से फ्री रहे, जिसमें क्या नेचुरल अरेंजमेंट हैं, कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये इनेट इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, जैसा इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, दिस accomplished by providing different type of barriers to the entry of foreign agents into our body। हमारी बॉडी में जो फॉरेन एजेंट्स हैं जो डिजीज काज कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये कौन सा अरेंजमेंट बॉडी में हैं, तो उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, ऐसे ही चर्चा हमें करनी है। साइटोकाइन बैरियर्स हैं, तो ये कई बैरियर्स हैं। तो इन बैरियर्स में क्या आता है, ये बैरियर्स क्या करेंगे, पैथोजन बॉडी में एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन वो बैरियर लगे हुए हैं जिसकी वजह से इजीली इंटर नहीं हो पाता है। तो फिजिकल बैरियर्स क्या हो गए, लाइक स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स कैरी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। स्किन सबसे बड़ा बैरियर है, पूरी बॉडी स्किन से कवर है, और इस वजह से कोई पैथोजन इजीली बॉडी के अंदर स्किन को क्रॉस करके नहीं जा पाता है। ऐसे जो बॉडी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, उनमें जो इनर सरफेस है उसमें म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकस की लेयरिंग होती है। जैसे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में, जो यूरिन और जेनाइटल ब्लड से रिलेटेड है, उनमें भी जो इनर लेयर होती है वो भी बैरियर का काम करती है, जिससे ट्यूबुलर पार्ट से, सपोज ये बॉडी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, अब यहाँ पर आ गया पैथोजन, तो ये पैथोजन ट्यूब में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर ये दीवार में इंट्री करना चाहेगा तो इस पर एक लेयर है म्यूकस की जो इससे प्रोटेक्ट करती है। ऐसे स्किन की सरफेस है, ये बाहर से एंट्री नहीं करने देती है, तो ये बैरियर हैं जो पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। ऐसे ही दूसरे बैरियर की बात करते हैं। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर से क्या हैं, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, ऑल प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हेल्प करने वाले बहुत से सिक्रीशंस होते हैं। जैसे आपने कहा फूड आइटम जब जाता है एलिमेंट्री कैनाल में तो एसिड का सिक्रीशन स्टमक में होता है। स्टमक में जो एसिड HCl सिक्रेट होती है ये डाइजेशन में हेल्प तो करती ही है, लेकिन साथ साथ बहुत से जो पैथोजेंस हैं उनको किल कर देती है। ऐसे सेलेवरी ग्लैंड से माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होता है या आइज़ में टीयर्स का सिक्रीशन होता है। ये भी जो माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेंस है, अपने लेवल तक हद तक ये इसके ग्रोथ को चेक करती है, इसका ग्रोथ नहीं होने देती है, और यहाँ तक कि इसको किल करने में, डिस्ट्रॉय करने में या साफ करने में हेल्प करती है। ऐसे सेलुलर बैरियर्स हैं, ये ऑलरेडी बॉडी में हैं,
सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जानते हैं, WBC का एक नाम ल्यूकोसाइट भी है। आपने पहले से कहा है RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट 3 टाइप की सेल्स होती हैं ब्लड में। तो जो ब्लड में ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC हैं, वो भी बहुत से पैथोजन के लिए खतरा हैं, यानी हमारे लिए सुविधाजनक हैं, हेल्प करते हैं। मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर क्या करते हैं, ये इसको खा जाते हैं या इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरीके से उनका एडवर्स इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है। एक तीसरे बैरियर, लास्ट बैरियर, चौथे की बात की गई है, साइटोकाइन बैरियर्स। वायरस सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर ये टर्म कभी कभी कहा जाता है, पहले भी शायद 11th में भी एक बार चर्चा आई थी, जिसको आपने जान लिया, ये इंटरफेरेंस। तो जो बॉडी की सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, और ये प्रोटीन फ्यूचर में या वायरल इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट करती है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी, बाई बर्थ जो बॉडी में पैथोजन से कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, वो क्यों है। तो स्पेशली बाय द बैरियर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी व्हिच चेक द एंट्री ऑफ पैथोजन और किल द इंटर्ड पैथोजेंस आर चेक दियर ग्रोथ। पैथोजन की ग्रोथ को रोकते हैं या उसे मार डालते हैं या उसे खा जाते हैं या बॉडी में एंट्री नहीं करने देते हैं। तो जो एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, इन्हीं को हमने एक कॉमन कैटेगरी बैरियर के नाम से दिया गया है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। तो ये बैरियर हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आइए दूसरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये बाई बर्थ नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, बल्कि बॉडी में बाद में डेवलप हो जाती है। जैसा कि कहा भी गया है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड। अदर हैंड का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी से अलग ये जो होती है पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन के लिए। अभी जो बैरियर थे वो हर पैथोजन को चेक करते थे, कोई भी उसको रोकते थे। लेकिन एक्वायर्ड क्या है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए बन गया, तो केवल उसी के लिए बना है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी मेमोरी होती है। जो पैथोजन आया उसको पहचान लिया गया और उसके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता डेवलप कर ली गई इम्यून सिस्टम से। आगे वो बना कब, जब कोई पैथोजन आया। हाँ, आगे से जो मेमोरी है इम्यून सिस्टम की, उसके ज़रिए अब वो पैथोजन आएगा तो उसको तुरंत काउंटर किया जाएगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोका जाएगा। तो एक तो बात आपने जान लिया। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस अ रिस्पांस कॉल्ड प्राइमरी रिस्पांस। यही प्राइमरी रिस्पांस है विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। तो शुरुआत में उसके चेक करने में, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन elicites a highly intensified secondary or anesthetic response. This is ascribed to the fact the body or appears to have memory of the first encounter. तो जब दोबारा उसका अटैक होगा, तो जब दूसरी बार इसको कंट्रोल करना होगा, एनकाउंटर करना होगा पैथोजन को, तो काम थोड़ा सा उसके लिए आसान हो जाता है। ये तो आपने एक्वायर्ड जान लिया। तो इम्यून इन्नेट का मतलब जो बाई बर्थ था, बाई डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स इन आवर बॉडी। और एक्वायर्ड क्या था, जब वो पैथोजन बॉडी में आएगा तब उसके अगेंस्ट व्यवस्था बनाई जाएगी प्राइमरी लेवल पर, और फिर बाद में कभी आता है तो सेकेंडरी लेवल पर और तेज़ी से उसका सामना किया जाता है। ये तो है। अब आगे आपको जानना है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू special type of lymphocyte present in our body, that is B lymphocyte and T lymphocyte। आपको इसके रोल को इग्नोर नहीं करना है
कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस बना, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई है, उसमें हेल्प करने के लिए स्पेशली 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। The B lymphocyte produce an army of protein in response to the pathogen in our body to fight with them. These proteins are called antibodies. अब ये कैसे करते हैं, लिम्फोसाइट का क्या रोल होता है? ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, और यही प्रोटीन जो लिम्फोसाइट से स्पेशल प्रोटीन बनाए जाते हैं और पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, फाइट करते हैं, इन प्रोटीन्स को एंटीबॉडी कहते हैं। एंड द टी सेल themselves do not secrete antibodies. टी लिम्फोसाइट जो हैं ये डायरेक्ट एंटीबॉडी तो नहीं बनाती है, बट बी हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। लेकिन जो लिम्फोसाइट बी हैं या जो बी टाइप के सेल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं इस वर्क के लिए, मीन्स एंटीबॉडी बनाने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक भैया। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक बार बताए हैं, फिर से थोड़ा सा कह देते हैं। फिगर पर इसके आइए, यहाँ पर ये फिगर अगर देखें तो एंटीबॉडीज़ पहले जान गए आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं, और ये या शार्ट में IG लिखते हैं, कैपिटल I स्मॉल g। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स तो बहुत हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं ये 4 टाइप के इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं, IgA, IgM, IgE एंड IgG। तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स 4 टाइप के हैं। ए आपको ध्यान क्या देना है, AMEG, उसके पहले IG लगा ही देंगे। और स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक एंटीबॉडी का शेप Y शेप होता है। कंपेयर करें, ये देखें, ये पार्ट फिर ये पार्ट, अगर इनकी पोजीशन देखें तो ऐसे ही तो बना। इसलिए कहा जाता है कि एन एंटीबॉडी हैज ए Y शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है, प्रोटीन तो आपने कह दिया। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर देखें, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। इन 4 पॉलीपेप्टाइड में से 2 लॉन्ग होती हैं और 2 स्मॉल होती हैं या शार्ट होती हैं। इसीलिए कहते हैं Y शेप स्ट्रक्चर है, और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं। 2 आर लॉन्ग कॉल्ड हैवी चेन, जिन्हें हैवी चेन कहते हैं, या शार्ट में H, तो इसे H चेन कह लेते हैं। व्हाइल द अदर 2 आर शार्ट कॉल्ड लाइट चेन। तो 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है, H और L। इसीलिए कहते हैं एंटीबॉडी इज H2L2 टाइप, या एंटीबॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H2 एंड L2। H2 माने H फॉर हैवी, L फॉर लाइट। H2 माने हैवी चेन 2 और लाइट चेन 2। तो हैवी चेन कौन हो गई भैया, ये वाली चेन देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हैवी चेन ये हो गई और दूसरी हैवी चेन ये हो गई। और जो लाइट चेन है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 लाइट चेन हो गई। अब ये जो IgG हमने कहा 4 टाइप बताए, AMEG। IgG इज द मोस्ट प्रीवैलेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड फॉलोड बाय IgA एंड IgM। तो इसमें IgG जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फेज में कह लीजिए, जो ब्लड में IgA और IgM का प्रतिनिधित्व करती है। IgA इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम। आगे चर्चा आ भी चुकी थी कि माता के दूध में जो इनिशियल होता है मिल्क, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें स्पेशली IgA होता है जो प्रिवेंट करता है। तो भैया एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ये पूछी भी जाती है, तो इसमें आपको ये बता देना, इसके पार्ट्स को स्ट्रक्चर बना देना। हाँ, जब जिसके पहले भी चर्चा कर रहे थे तो बीच बीच में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कई जगह, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये तो इनको आपस में पॉलीपेप्टाइड को जोड़ने के लिए यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड का मतलब दो सल्फर के मिलने से बना। यहाँ जो यस टाइप का बना है, यस जो है ये सल्फर को बताता है, दो सल्फर मिल करके इनको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ आप एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर जान गए, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब आते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं। जो बात कही गई है डिफरेंट टाइप, यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी। अच्छा, नाम इसकी चर्चा हमने कर ही दिया। अब यहाँ पर एक खास बात ये करना है, एंटीबॉडी फिगर विकास यानी कि नो मतलब एंटीबॉडीज रिस्पांस टू आल्सो कॉल्ड द ह्यूमरल रिस्पांस। तो ये जो रिस्पांस है एंटीबॉडी का, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। तो ह्यूमरल का मतलब होता है फ्लूइड, तो एंटीबॉडीज फ्लूइड के जरिए, बॉडी में फ्लूइड है स्पेशली ब्लड के जरिए एक जगह दूसरी जगह जाते हैं और इसी के जरिए वर्क करते हैं, अपना रिस्पांस शो करते हैं। इसलिए इनके थ्रू जो बॉडी में इम्यून रिस्पांस होता है उसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस कहते हैं। जबकि अब एक दूसरा जो अरेंजमेंट है, द सेकंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस आर CMI, दैट इज बेस्ड ऑन द T लिम्फोसाइट मेडिएट, और ये यानी लिम्फोसाइट के जरिए जो वर्क हो रहा था। यहाँ पर वी ऑफन व्हेन यूज, चलिए इसको आपका खास मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। चलिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को थोड़ा सा एक दूसरे टॉपिक में लेते हैं, इनका डिफरेंस। लेकिन ये चीज़ जानते रहे, लिम्फोसाइट्स का वर्क जो है पूछा जाता है, तो ये आप जानते रहेंगे जो आपने पढ़ लिया। और इम्यून रिस्पांस को फिर से अगर शार्ट में करें तो दो टाइप के लिम्फोसाइट से हुआ, B लिम्फोसाइट से और T लिम्फोसाइट के जरिए। और इसी तरीके से एक्वायर्ड जो इम्यून रिस्पांस था, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस दो टाइप का, एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस आर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस आर CMI। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की चर्चा बाद में करेंगे, अभी आप ये जान लीजिए एक्टिव का मतलब जिसमें बॉडी का डायरेक्ट रोल हो, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और पैसिव का मतलब जो बाहर से सपोर्ट कर दिया जाए, एंटीबॉडी ऑलरेडी दे दी जाए। चलिए समझ ज़्यादा हो, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। थैंक्स।